Hi, good morning, dear students. So today we are going to discuss about arrhythmia. I hope आप लोगों ने अरिथमिया का जो क्लास है वो पहले अटेंड कर लिया होगा या तो आपने दो जगहों से पढ़ाई कर ली होगी। एक क्लिनिकल साइंस में अरिथमिया और दूसरा अप्लाइड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाला जो पार्ट है वहाँ से। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वी आर जस्ट गोइंग टू टच अपॉन द की पॉइंट्स, और कल like tomorrow we are going to discuss some of the medications that most commonly used in management of arrhythmia. तो आज पूरा ओवरव्यू देखेंगे, कल कुछ की मेडिकेशंस एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो अरिथमिया एज सच थियोरेटिकली पढ़ने के लिए क्लिनिकल साइंस और अप्लाइड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वहाँ से आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो अरिथमिया इज़ व्हाट, दैट्स अ abnormal rhythm that's called the arrhythmia. Abnormal rhythm can be divided into two different parts. One is called the bradycardia, another one is called the tachycardia. Okay, so arrhythmia broadly divided into two groups, bradycardia and tachycardia. The second way of differentiate the arrhythmia, that's the atrial and ventricular. Okay, atrial and ventricular arrhythmia. Now the atrial ventricular, उसमें भी हम दो पार्ट कर सकते हैं, जैसे साइनस जो ऐसे नोड है वहाँ से फायरिंग के ऊपर, एक दोनों के बीच में एवी नोड का पार्ट है वहाँ से। ओके, सो सुप्रावेंट्रिकुलर एंड साइनस रिदम, इस तरह से भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है इन अरिथमिया, जो फुल फोर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन से जो एक बीट्स पूरा कवर होना चाहिए, दैट इज नॉट हैपनिंग इन द अरिथमिया। दैट्स वाई फ्लटर और फिब्रिलेशन टाइप ऑफ सिचुएशंस इज हैपनिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हीमोडाइनेमिक डिस्टर्बेंस। हीमोडाइनेमिक, जो ब्लड का सप्लाई होना चाहिए, ब्लड का पंपिंग होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ अरिथमिया। ड्यू टू दैट व्हाट हैपन, स्ट्रोक्स आ जाता है। ओके, या तो जो वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँचता है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस हैपन। अब हमें करना क्या है, रिदम को नॉर्मलाइज करना है। रिदम को नॉर्मलाइज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा अगर ग्राफ है तो दिस इज़ अ 1 मिनट। जैसे हम लोगों ने जो कंडक्शन के ऊपर जो ग्राफ देखा है, ओके, दिस इज सोडियम इन, यहाँ से सोडियम चैनल बंद होती है, पोटेशियम इज स्टार्ट गेटिंग आउट, कैल्शियम इन। ओके, यहाँ से ये सारी चैनल बंद हो जाती है, पोटेशियम इज जस्ट गेटिंग आउट। ये डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन इज हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आर्ट्स। इसको अगर पूरी तरह से एक दूसरे के साथ इम्पोज करें, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर, वहाँ से बनता है ECG। तो अगर हम ECG को नहीं देखते हैं और यही ग्राफ को देखते हैं तो इस तरह के 70 ग्राफ्स 1 मिनट में फॉर्म होते हैं, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि अरिथमिया में फॉर एग्जांपल 130 140 बीट्स हो रहे हैं, तो वी वुड लाइक टू रिड्यूस द बीट्स, उसकी जो रिदम है उसको घटा के हमें 90 तक लेके आना है। दैट इज़ अवर गोल। तो क्या कर सकते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली मेडिकेशंस दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाली मेडिकेशन दे सकते हैं, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने वाली मेडिकेशन दे सकते हैं। इफ़ वी आर गिविंग द सोडियम चैनल ब्लॉकर्स तो ये शिफ्ट होके ऐसा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राफ्स जो अरिथमिया में ज़्यादा बन रहे थे, अवर टारगेट इज़ टू रिड्यूस द ग्राफ। तो ये जो एक मूव्स है उसको हमें स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है। जितना स्ट्रेच करेंगे उतने ये कम फॉर्म होंगे, तो 1 मिनट में इतने कम बनाएंगे। ये बहुत डिटेल में अच्छी तरह से समझाया है क्लिनिकल साइंस में। ओके,
तो आप जब क्लिनिकल साइंस की वीडियो देखोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ दिस वन ग्राफ इज इम्पोज्ड ऑन टू द अदर, और उससे ईसीजी कैसे बनता है और ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का। ये खाली एक ओवरव्यू के लिए आपको समझा दिया कि अरिथमिया कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया, ऑल्सो द सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो अरिथमिया मीन्स इनएप्रोप्रिएट रिदम। ओके, अब क्विकली उसके जो क्लिनिकल पॉइंट्स है उसको देखते जाते हैं। व्हाट इज द रैशनल फॉर ड्रग यूज, क्यों यूज करना है ड्रग्स? टू प्रिवेंट द सडन कार्डियक डेथ। कार्डियक डेथ हो सकती है बिकॉज द हीमोडाइनेमिक कोलैप्स हो जाता है, उसकी वजह से डेथ हो सकती है। प्रिवेंट रिकरेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया, रिस्टोर द हीमोडाइनेमिक स्टेबिलिटी, रिस्टोर द साइनस रिदम, कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट and provide the symptomatic relief. This is the main objective behind using the medications for the management. ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर डायग्नोसिस करना जरूरी है और अंडरलाइंग कॉजेज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वाई दिस अरिथमिया इज हैपनिंग और उसके पीछे का रीज़न क्या है। इफ़ देर इज़ एनी अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़, इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके पोटेशियम की अबनॉर्मलिटी इज लीडिंग टू अरिथमिया। ओके, तो पोटेशियम की अबनॉर्मलिटी है तो वी हैव टू करेक्ट द पोटेशियम लेवल। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन डिप्राइव्ड, ऑक्सीजन कम है तो। न्यूमोनिया, लंग्स की प्रॉब्लम्स, थायराइड डिजीज, थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों से कार्डियक फंक्शन के ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है। कैफीन, दिस इज, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो तो आपको एक्सपीरियंस कई बार हुआ होगा कि आपका हार्ट बीट से वो थोड़ी सी अबनॉर्मल सी फील होती है। और सर्टेन मेडिकेशंस। ओके, ऑलवेज कंसिडर नो ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर मेनी एंटी अरिथमिक आर प्रो अरिथमिक, क्योंकि बहुत सारी अरिथमिया की मेडिकेशंस ऑल्सो कैन कॉज अरिथमिया। एंटी अरिथमिक मेडिकेशंस कैन कॉज अरिथमिया, दैट्स वाई टोर्साडिडी पॉइंट वाली जो मेडिकेशंस की लिस्ट या तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन मेडिकेशन लिस्ट में एंटी अरिथमिक मेडिकेशंस आर ऑल्सो देयर। ओके, और मोस्ट कॉमन मेडिकेशंस में से आपको कुछ मेडिकेशंस के नाम याद रखना जरूरी है। क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग कौन कौन सी मेडिकेशंस करती है। अब जब आप ईसीजी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यूटी जो ग्राफ का जो टाइमलाइन है, क्यूटी दैट इज रिप्रेजेंटिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, और वेंट्रिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पंपिंग ऑफ द ब्लड। ओके, ब्लड पंपिंग के लिए वेंट्रिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्यूटी इंटरवल को मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। ओके, 440 मिली सेकेंड्स उसकी टाइमलाइन होती है। अगर वो बढ़ के लंबी हो जाती है जैसे मोर देन 500 मिली सेकेंड्स, दैट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ टोर्साडेडी पॉइंट। ओके, कॉजेज ऑफ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन जेनेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस, खास करके हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट की स्ट्रक्चरल डिजीज और सर्टेन मेडिकेशंस। ओके, ड्रग्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, certain medications directly inhibit the cardiac function, and due to that they can change the QT interval, and certain medications indirectly they are changing the QT interval. Okay, pharmacological effect, medications can cause a bradycardia and hypokalemia. Okay, risk depend upon the dose, route and drug concentration. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अभी आपको इस तरह से याद रखने का मतलब नहीं है। क्यूटी प्रोलॉन्ग ड्रग कॉज द टोर्साडिडी, अवॉइड द लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में जो मेडिकेशंस टोर्साडे कर सकती है, ऐसी मेडिकेशंस को अवॉइड करना जरूरी है।
ये यू आर नॉट गोइंग टू मेमोराइज ऑल द मेडिकेशंस लिस्ट, बट आपको कपल ऑफ टाइम्स, फ्यू टाइम्स यू हैव टू रिव्यू इट, so you are going to get a better understanding in your examination which of the following medication can cause टोर्सा डी और क्यूटी प्रोलोंग। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम से याद करना है कि एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस कैन कॉज अमियोडेरोन। ये मेडिकेशंस आपको यू मस्ट हैव टू रिमेंबर अमियोडेरोन बिकॉज द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फॉर अरिथमिया। कोई से भी टाइप का अरिथमिया हो, अमियोडेरोन इज मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, और सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली मेडिकेशन है, और इसके बहुत से ऐसे यूनिक पॉइंट्स भी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, tiazopropamide, sotalol, these kind of medications can cause QT interval prolongation। बहुत सी एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस आपको याद होना चाहिए। एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस लाइक ड्रोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, दिस काइंड ऑफ मेडिकेशंस कैन कॉज QT प्रोलोंगेशन। ये मोस्ट कॉमन एंटी इन्फेक्टिव्स, ओके, एंटीबायोटिक्स जो है उसमें खास करके आपको एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ओके, क्विनिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, मेफ्लोक्विन, ये कुछ मेडिकेशंस याद रखना ज़रूरी है। वोरिकोनिजोल, एजेंटावीर। तो उसको क्लासीफाइड कैसे करोगे? कैटेगरी वाइज क्लासीफाइड करके ये एक लिस्ट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एंटी इन्फेक्टिव एंड अरिथमिया, because these are the most commonly prescribed antibiotic medications on a day-to-day life, and the arrhythmia is also a very common condition in elderly patients. So you are going to come across this kind of interaction in your regular practice. Okay, certain anti-cancer medications and some of the miscellaneous all other medications, जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन को याद रखना ज़रूरी है, मेथाडोन को याद रखना ज़रूरी है। ओके, तो ये पूरा मगअप नहीं करना है, लेकिन 4-5 बार आप रिव्यू करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशन कैन कॉज अ QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। जो कॉमन मेडिकेशन है वहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। कब स्टार्ट करना चाहिए ट्रीटमेंट, व्हेन टू स्टार्ट ट्रीटमेंट, लाइफ थ्रेटनिंग नेचर ऑफ अरिथमिया है या तो सिम्टम्स, एंड हीमोडाइनेमिक इम्पैक्ट हो रही है, इन दैट सिचुएशन वी मस्ट हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ओके, प्रेजेंस ऑफ हार्ट डिजीज, if the patient is suffering from any other cardiovascular problems, then also we have to start the treatment। Hemodynamic के indicators क्या है? Hemodynamics means the proper blood is not supplying into all the vital organs, so उससे क्या होता है? डिजीनेस आती है, हाइपोटेंशन होता है क्योंकि हार्ट इज़ नॉट पंपिंग प्रॉपरली, दैट मीन्स इज नॉट जनरेटिंग द इनफ प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्योंकि कंजेशन होना स्टार्ट हो रहा है, हार्ट फेलियर, ओके, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ द हीमोडाइनेमिकली पेशेंट्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, एंड एंजाइना क्योंकि हार्ट के ऊपर स्ट्रेन बढ़ रहा है। मैनेजमेंट, नो ट्रीटमेंट मीन्स आप नॉन फार्माकोलॉजिकल कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, ड्रग्स। कार्डियोवर्जन, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन मीन्स आप रिदम को रेगुलराइज करने के लिए डीफेब का यूज़ कर सकते हो। रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड सर्जिकल एब्लेशन, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी और सर्जिकल एब्लेशन का मतलब होता है कि जब आपके हार्ट की जो मसल्स है वहाँ पे कुछ जो पार्ट है, कुछ फाइबर्स है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर रहे हैं, तो हमें ये टिश्यू को एबोलिश मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना है ताकि ये एक्सेसिव पावर को जनरेट ना करे। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन सी एक प्रोसीजर है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बट दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। एंड पेसमेकर्स like portable pacemakers are also using to manage and regularize the rhythms। तो ये सारे मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं। ओके, इंस्टेबिलिटी, प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी, ड्रग और ICD। डन।
ओके, ड्रग चॉइस दैट्स डिपेंड अपॉन द अरिथमिया, क्योंकि कुछ जो मेडिकेशन है जैसे डिजोक्सिन है वो सुप्रावेंट्रिकुलर में एट्रियल अरिथमिया में दे सकते हैं, साइनस वाले में दे सकते हैं, पर उसको वेंट्रिकुलर अरिथमिया में नहीं दे सकते हैं. दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम. सो मेडिकेशन सिलेक्शन इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अरिथमिया. कोएग्जिस्टिंग कंडीशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द हार्ट फेल्योर और ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पे कुछ मेडिकेशंस हम नहीं दे सकते हैं. अवॉइड द ड्रग विथ नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट. नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मतलब जो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, इस तरह के इफेक्ट की ज़रूरत जहाँ पे नहीं है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिम्पैथोमाइमेटिक ओवर एक्टिविटी के अरिथमिया. ऐसे नोड के मीडिएटेड जो अरिथमिया है वहाँ पे बहुत इफेक्टिव होता है. लेकिन इसके साथ में हार्ट फेल्योर है या तो कार्डियक इजेक्शन फ्रैक्शन चेंज है तो बीटा ब्लॉकर को बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए. इफ द अरिथमिया इज ड्यू टू रिवर्सिबल इवेंट्स लाइक पोस्ट सर्जरी एट्रियल फिब्रिलेशन और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो वहाँ पे उसको देखना जरूरी है. ये पॉइंट याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. अवॉइड द मेडिकेशन दैट कैन कॉज एक्यूटिव प्रोलॉन्गेशन इन अरिथमिक पेशेंट्स. Avoid use of combination therapy in arrhythmia. Don't use more than one medication if it's not required. Okay, avoid combination of other drug that depress the heart function, increase the risk of heart failure and bradycardia. Okay, so these are the key points. अरिथमिया में से जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अरिथमिया मैनेजमेंट में फार्मासिस्ट का रोल कुछ मेडिकेशंस के काउंसलिंग के पॉइंट से है. जैसे कि अमियोडेरोन डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं. ओके, पर ये जो थ्योरी एंड मैनेजमेंट वाले पार्ट्स में से क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए उतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. टेकीअरिथमिया. ओके, टाइप ऑफ एट्रियल टेकीअरिथमिया, साइनस टेकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर. ये एक एट्रियल टेकीकार्डिया हो गया. उसके बाद ये सुपरावेंट्रिकुलर अरिथमिया, मतलब एट्रियल टेकीकार्डिया एंड जंक्शनल टेकीकार्डिया. तो उसका मीनिंग क्या है? एक तो ऐसे नोड की एबनॉर्मलिटी से हो रहा है, या तो एवी जंक्शन जो है, एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन है, वहाँ पे कुछ अबनॉर्मलिटी है, उससे हो रहा है. एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, और पूरी जो एट्रियल पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, तो वहाँ पे कुछ अबनॉर्मलिटी है. तो ये एक टाइप हो गए. अब दूसरा नीचे की तरफ वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया. दिस इज़ वेरी डेंजर सिचुएशन. ओके, वेंट्रिकुलर टेकीअरिथमिया, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स. तो यहाँ पे कोई ऐसा एक्टोपिक एरिया है कि जो अपने हिसाब से फायरिंग करके, पर वो प्री मेच्योर फायरिंग, तो यहाँ की जो कुछ मसल्स है वो मल्टीपल टाइम्स स्टिमुलेट हो जाती है. ओके, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें ही टोर्साडे डी, क्योंकि टोर्साडे डी की जो बिगिनिंग है वो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन से होती है. क्यूटी प्रोलॉन्गेशन इज इवेंचुअली बिकमिंग टू टोर्साडे डी. ओके, तो अगर आपको पूछे कि व्हाट इज टोर्साडे डी, बहुत टाइम ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में. टोर्साडे डी इज नथिंग बट अरिथमिया, और उसको क्या बोलते हैं? क्यूटी प्रोलॉन्गेशन अरिथमिया है. और ख़ास करके कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? वेंट्रिकुलर पार्ट. ये आपको समझ होना ज़रूरी है. एंड द मेडिकेशन दैट कैन कॉज अ टोर्साडे डी मीन्स द क्यूटी प्रोलॉन्गेशन वाली मेडिकेशंस की लिस्ट में से आपको याद करना है. ओके, अब ये सारे अरिथमिया के कुछ बेसिक पॉइंट्स. साइनस टेकीअरिथमिया का, साइनस टेकीकार्डिया, यहाँ पे ऐसे नोड ओवर फायर कर रहा है. ओके, ऐसे नोड ही मेन फायरिंग का पेस मेकर है. यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कैसे उसका जो, अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह से समझ आएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पहले ऐसे फायर करती है. ओके, और यहाँ पे आपका एवी नोड है, तो एवी नोड में इलेक्ट्रिसिटी आई यहाँ से आपके बंडल ऑफ हीज, परकिंस फाइबर्स. ओके, अब जब ये फायरिंग करना स्टार्ट करता है तो पहले जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है. उसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब ये रिलैक्सेशन मोड में होता है, क्योंकि हार्ट ऐसे ट्रांसवर्स डिवाइडेड है ना,
तो पहले एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर आया, तो नीचे जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्सेशन मोड में है। अब यहाँ से पावर जब एवी नोड पर आता है तो एवी नोड से लेके परकिंज फाइबर से पूरी वेंट्रिकल की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है, तब ऊपर ये रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। तो ये एक रिदमिक काम होता है कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्शन में है तो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में है तो एट्रिया रिलैक्सेशन मोड में है। और ये इलेक्ट्रिक पावर का जो ट्रांजिशन है, यहाँ से लेके यहाँ पहुँचना और यहाँ से लेके परकिंज फाइबर से ये वेंट्रिकल को फायर करना, ओके, ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही चलता है। अगर मान लो कि उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा एंड प्रॉपर जो यहाँ से अभी पूरा वेंट्रिकल खाली नहीं हुआ है तब जाके ये फायरिंग करना चालू करेगा, तो पूरी जो चैम्बर की जो फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए जब ऐसे नोड ओवर फायर करना चालू करता है ड्यू टू एनीथिंग, जैसे सिम्पैथोमाइमेटिक मेडिकेशन दिया दैट इज एक्सेसिवली स्टिमुलेट, या तो थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ, तो थायरोटॉक्सिकोसिस मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म। इन द हाइपरथायरॉयडिज्म सिचुएशन द बॉडी इज डिमांडिंग मोर ब्लड फॉर मेटाबॉलिज्म, और वहाँ से वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एग्रीवेट करता है, तो ऐसी सिचुएशन से ऐसे नोड ओवर एक्टिव होता है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस या तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स आर द मेजर कॉज ऑफ द साइनस टैकीकार्डिया, तो वो सिचुएशन में वी हैव टू सप्रेस द ऐसे नोड। ऐसे नोड सप्रेशन करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकेशन इज बीटा ब्लॉकर्स और वेरापेमिल, लेकिन ये कॉम्बिनेशन देना एक्सपर्ट्स के हाथ में है, क्योंकि नॉर्मली ये नहीं दिया जाता है। व्हेन बीटा ब्लॉकर्स एंड वेरापेमिल कैन गिवन टुगेदर दैट कैन कॉज अ सिवियर कार्डियक ब्लॉक और ब्रेडिकार्डिया। तो साइनस टैकीकार्डिया सिंपल है, ऐसे नोड की ओवर फायरिंग, ओके। एट्रियल फिब्रिलेशन कॉमन, सस्टेन्ड अरिथमिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर, ओके। इसके तीन पार्ट्स, इंटरमिटेंट, परसिस्टेंट एंड परमानेंट। इंटरमिटेंट मीन्स आता रहता है, आता जाता है, तो दैट इज फॉर लेस देन 48 आवर्स एक सिंगल गो में, और 7 दिन में ऑन ऑफ जैसी सिचुएशन। तो नाम से ही पता चलता है कि दिस इज द इंटरमिटेंट, परसिस्टेंट एंड परमानेंट, ओके। गोल, reduce the symptoms, minimize the morbidity and also the rhythm control, prevent the stroke। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, prevent the stroke। रिस्क फैक्टर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट फेलियर, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये सारे जो जनरल अरिथमिया के रिस्क फैक्टर है वही सारे हैं, ओके। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है? रिदम कंट्रोल, कैथेटर, एबलेशन, ये जो एक्सेसिव फायरिंग जो हो रही है उसको, वो मसल्स को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, और रेट कंट्रोल। तो रिदम कंट्रोल, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल, रेट कंट्रोल, ये दो वर्ड्स अगर आप देखोगे तो रेट कंट्रोल किससे करते हैं? रेट कंट्रोल कैन बी डन बाय, जो आपका ऐसे नोड है उसकी फायरिंग को कंट्रोल करना है तो बीटा ब्लॉकर्स एंड वेरापेमिल। अब जो रिदम को कंट्रोल करना है, ओके, रिदम को कंट्रोल करना है तो कैसे करोगे? जैसे अमियोडेरोन, फ्लिकेनेट्स। सो दिस मेडिकेशंस, अमियोडेरोन जनरली पोटेशियम चैनल, हमने वो देखा था ग्राफ को कि इस तरह से, तो ये ग्राफ को शिफ्टिंग करता है, ओके, दैट इज अ रिदम कंट्रोल। तो रिदम कंट्रोल एंड रेट कंट्रोल वाली मेडिकेशंस को यूज कर सकते हैं। अमियोडेरोन, फ्लिकेनेट्स, दिस मेडिकेशंस आर यूज फॉर एट्रियल fibrillation, okay. Stroke prevention, atrial fibrillation increase the risk of stroke even in the sinus rhythm, okay. अब stroke को prevent करने के लिए ये assessment score है, ये सारे first words यहाँ से यूज़ किया गया है, okay. अगर मान लीजिए कि पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है, एडवांस एज है, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक की हिस्ट्री है, वेस्कुलर डिजीज़ है, या तो वो 65 to 75 ईयर्स है, उसके बेस पर उसको स्कोरिंग किया गया है, और ऑन बेस अपॉन स्कोर वी कैन आइडेंटिफाई द पेशेंट्स दैट्स द इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक और नॉट, ओके। अब उसको ओरल एंटीकोगुलेंट, आपको खाली जो की पॉइंट्स जो पिकअप करना है वो ये है
कि अरिथमिया के पेशेंट्स में स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा है, तो ये स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए ओरल एंटीकोएगुलेंट ही देना जरूरी है। उसका मतलब वारफेरिन इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ मेडिकेशन। यहाँ पे एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस का उतना खास रोल नहीं है। ओके, ये याद रखना जरूरी है। अरिथमिया के पेशेंट्स में वारफेरिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वारफेरिन वैसे ही एक बहुत आईएमपी मेडिकेशंस में से आती है। ओके, तो आपका ये सारी चीज़ों को अगर आप कंक्लूड करोगे तो एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर वाले पेशेंट्स में स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए उसको ओरल एंटीकोएगुलेंट देना जरूरी है। ओके, फ्लटर, सिमिलर मैनेजमेंट ऑफ फिब्रिलेशंस, कैथेटर एब्लेशन, डोंट यूज़ फ्लिकेनाइड अलोन, उसको यूज़ अलोन नहीं करना है, बाकी मेडिकेशंस के साथ दे सकते हो। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये मेडिकेशंस देखेंगे कल। सोडियम ब्लोकर्स में कौन कौन से, और सोडियम ब्लोकर्स में 1A, 1B, 1C 3 तरह से क्लासीफाइड करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स, बीटा ब्लोकर्स और पोटेशियम चैनल ब्लोकर्स। तो ये मेडिकेशंस को कैसे क्लासीफाइड करके हर एक मेडिकेशंस के की पॉइंट को देखेंगे। एविनोडल री एंट्री टेकिकार्डिया, ओके, एडिनोसिन एंड कार्डियोवर्जन, ऑल्टरनेटिवली वेरापेमिल एंड बीटा ब्लोकर्स, डिल्टियाज़ाम, ये मेडिकेशंस दे सकते हैं सारी। री एंट्री टेकिकार्डिया, री एंट्री टेकिकार्डिया आप एक ही मसल्स ग्रुप को मल्टीपल टाइम से वहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो री एंटर्ड होता है, मतलब एक बार इसको स्टिमुलेट किया, उसको बार बार स्टिमुलेट करता है, तो वो मसल्स पार्ट है वो मल्टीपल टाइम स्टिमुलेट होता है। ओके, एसेसरी पाथवेज का मतलब भी वही हुआ कि उसमें जो ब्लॉकेज है और वो मल्टीपल टाइम टिश्यू स्टिमुलेट होती है। देखिए, कोई सी भी चीज़ आएगी तो आपको एमियोडेरोन हर एक जगह पे आता है, हर एक जगह पे। तो एमियोडेरोन इज़ वेरी कॉमन मेडिकेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ अरिथमिया। एट्रियल टेकिकार्डिया, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से हो सकता है, इसीलिए दिस डिजॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन टू द वेंट्रिकुलर पार्ट में नहीं दे सकते। ओके, ये हाइपोक्सिया, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, ये सारे जेनरिक पॉइंट्स हैं। ओके, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक, सिम्टोमेटिक, यूज़ द बीटा ब्लोकर्स। लाइफस्टाइल में कैफीन को रिड्यूस करना जरूरी है। अगर स्ट्रक्चरल डिजीज़ है तो सर्जरी इज़ इम्पोर्टेंट। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया नॉन सस्टेन्ड, ट्रीट विथ सिम्टोमेटिक विद द बीटा ब्लोकर्स एंड एमियोडेरोन। तो अभी आपके सामने सारी जगहों पे एमियोडेरोन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकेशंस। ओके, और पोर्टेबल जो आपका डिफिब्रिलेटर जो आता है पोर्टेबल टाइप का, ओके, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिकेशन में बीटा ब्लोकर एंड एमियोडेरोन कैन बी यूज्ड। टोर्साडेडी, QT prolongation more in women and elderly patients, can become ventricular fibrillation in sudden death. That's why ventricular fibrillation, टोर्साडेडी किसकी वजह से होता है? QT prolongation। QT क्यों, कहाँ पे होता है? QT is representing your ECG का कौन सा पार्ट? Ventricles depolarization and repolarization. If that is becoming longer, that means the ventricle is not pumping properly, and due to that the ventricle fibrillation and sudden death is the most common problem associated with torsades. That's why you can expect the question in torsades के ऊपर से 2 questions आ सकते हैं, what is torsades and which of the following medication can cause torsades. तो ये सिंपल वाले क्वेश्चंस अरिथमिया में से पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में खास करके पोटेशियम को याद करना जरूरी है। ओके,
Magnesium sulfate. Magnesium sulfate is playing very important role in cardiovascular health. खास करके magnesium sulfate is considered as a first line treatment for जो प्रेगनेंसी के जो पेशेंट होते हैं उसमें इक्लेम्पशिया करके जो प्रॉब्लम आता है, दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. अरिथमिया के पेशेंट में मैग्नीशियम सल्फेट इज़ कंसिडर्ड एज द गुड चॉइस ऑफ मेडिकेशन. ब्रेडिकार्डिया वो थी ट्रेकेकार्डिया की बात. ब्रेडिकार्डिया मतलब कार्डियक जो फंक्शनैलिटी है वो स्लो हो गई है. तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन यूज़ द मेडिकेशंस लाइक atropine, isoprenaline and pacemakers. Okay, so atropine is very important and isoprenaline is very important to remember for bradycardia. ब्रेडिकार्डिया होने का जो रिस्क है वो क्यों होता है? सिक साइनस सिंड्रोम्स, जो फाइब्रोसिस है, इश्यूमिया है, डिसॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ड्यू टू दैट द ब्रेडिकार्डिया इज द कॉमन सिचुएशन. चलो इसके क्वेश्चंस को बाद में करेंगे. एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं. The whatever points that we have discussed, that's the clinical perspectives, that not the theory of understanding the arrhythmia. Understanding the arrhythmia you can get it from आपका जो पार्ट है क्लिनिकल साइंस में, या तो अप्लाइड फार्माकोलॉजी. ओके, अप्लाइड फार्माकोलॉजी वाला पार्ट है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो. लेकिन अरिथमिया में से आपको मेडिकेशंस में याद रखना है तो पहले तो टाइप ऑफ अरिथमिया, ब्रेडी एंड टैकी. टैकी अरिथमिया में दो पार्ट, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर. एट्रियल में ऐसे नोड वाला जो पॉइंट है, और दूसरा जो है वेंट्रिकुलर में आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला पार्ट. यहाँ पे मेडिकेशंस में कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, वेरापेमिल यूज़ कर सकते हैं, डिसॉक्सिन यूज़ कर सकते हैं. और सारी जगहों पे आपको अगर एक ही मेडिकेशंस का नाम लेना है तो अमियोडेरोन. इलेक्ट्रोलाइट्स की एबनॉर्मलिटी इज़ प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन अरिथमिया. पोटेशियम की फिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है. पोटेशियम की फिजियोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है एसिड बेस बैलेंस. पोटेशियम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर में ज़्यादातर मेडिकेशंस में पोटेशियम के ऊपर इम्पैक्ट आता है. एस इनिबिटर्स हो, आपका डायूरेटिक्स हो, तो डायूरेटिक्स ऑल्सो चेंजिंग द पोटेशियम. डिसॉक्सिन की इफेक्ट पोटेशियम के लेवल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. तो पोटेशियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये चार इलेक्ट्रोलाइट्स की बेसिक समझ होना जरूरी है. नेक्स्ट concept we are going to discuss about blood and electrolytes, where we are going to discuss about the management of hypokalemia, hyperkalemia, hyponatremia, hypernatremia, किस तरह से उसको मैनेज करना है. ओके, तो एक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया. अमियोडेरोन के बारे में समझना जरूरी है. बाकी बीटा ब्लॉकर्स, वेरापेमिल ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, डिसॉक्सिन ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन प्रीवियस क्लासेस. ओके, एंड अरिथमिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, और ये स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एंटी प्लेटलेट्स डजंट प्ले इम्पोर्टेंट रोल. वॉरफ्रीन, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स आर द इम्पोर्टेंट चॉइस ऑफ मेडिकेशन, और उसके लिए वॉरफ्रीन इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल. तो देखिए बहुत सारे फैक्चुअल्स है. एक टोर्साडे डी के बारे में जानना जरूरी है. खाली टोर्साडे डी क्या है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया है, और उसका जो बिगिनिंग है वो क्यूटी इंटरवल की प्रोलोंगेशन से, और सर्टेन मेडिकेशंस कैन कोज QT prolongation, and that ultimately lead to the torsade, and torsade is leading to the sudden death. Okay, ventricular arrhythmia होके पेशेंट की सडन डेथ होने का रिस्क बढ़ सकता है. तो ये आपके अरिथमिया की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप 4-5 जो की पॉइंट्स है उसको अगर फोकस करोगे तो यू कैन गेट द एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन इन योर एग्जाम. और एक पॉइंट याद रखना है, डिसॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन टू द वेंट्रिकुलर अरिथमिया. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच and see you in the next class. Next class we are going to discuss about all the medication that use in arrhythmia, उसके क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के साथ मेडिकेशन के की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. ओके, टेक केयर, बाय बाय.